बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसानों की मेहनत रंग लाएगी जब आपके खेतों में हरियाली लहराएगी। हर वो फसल पुलकित हो जाएगा जब बारिश की बूंदें इन पर आएगा। जी हाँ, मानसून ने दस्तक दे दिया है, तो क्यों ना मानसून में उपजाई जाने वाली फसलों के बारे में हम बातें करें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। मछली पालकों के कल्याण के लिए एक नई योजना की हुई शुरुआत। ओल की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं श्री पद्मा। अब समाचार विस्तार से। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। मछली पालन से जुड़े कृषक वित्तीय वर्ष 2020-21 में मछली, पशुपालन और गव्य विकास विभाग के द्वारा एक नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य मछली पालन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता, तकनीकी आधारभूत संरचना और मछुआरों का कल्याण है, जिससे मछुआरों और मत्स्य कृषकों की आय दोगुनी होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय पलामू के कार्यालय में आवेदन जमा करें। आवेदन का प्रपत्र कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाई, यदि आप खरीफ मक्का की खेती करने जा रहे हैं तो 30 जून तक मक्का बीज लगा दें। यह उपयुक्त समय है। ऐसे तो मक्का किसी भी मौसम में और कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन उपज पर प्रभाव पड़ता है। अच्छी आमदनी की दृष्टि से समय पर मक्का बीज जरूर लगाएं। जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उनको चाहिए कि खरीफ मक्का अगर 15 से 30 जून के बीच में लगा लेते हैं तो वो सबसे उपयुक्त समय है। वैसे तो मक्का किसी भी मौसम में और कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर 15 से 30 जून के बीच में लगा रहे हैं तो उनको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा और किसान भाइयों के लिए यही सबसे बढ़िया समय। ओल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 500 ग्राम बीज प्रति गड्ढा और 140 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा लगाएं। ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ऐसे कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर तरह की मिट्टी में ओल की खेती की जा सकती है। खाद और उर्वरक में गोबर खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम डालें। स्फूर की संपूर्ण मात्रा और नेत्रजन की पोटास की आधी मात्रा लगाने के समय और शेष आधी को 2 बार 30 से 35 और 60 से 75 दिनों के बाद दें। मात्रा मिट्टी चढ़ाने के समय दें। किसान भाई कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सह खाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट से बचाव के बारे में। किसान भाई, गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट आरंभिक अवस्था में ही दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का पौधा लगाने के 18 से 25 दिन के बीच नीम निर्मित दवा 5% का फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। याद रखें,
गोभी के एक फसल मौसम में नीम निर्मित कीटनाशी का 3 से 4 बार ही छिड़काव करना चाहिए। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जब भी फसलों की बात की जाए तो सबसे पहले धान का नाम आता है। तो आइए आज हम जानेंगे ऊपरी भूमि में धान की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, साथ ही साथ इसके प्रभेद के चुनाव में हमें किन किन बातों पर रखना है खास ध्यान। किसान भाइयों, झारखंड में 3 प्रकार की जमीन है। निचली जमीन यानी दोन खेत, मध्यम जमीन और ऊपरी जमीन यानी कि टाड़ खेत। राज्य में कुल खेती योग्य भूमि का 60% हिस्सा ऊपरी जमीन है। अब धान की खेती का मौसम शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि जो झारखंड में जो ऊपरी भूमि का हिस्सा है वो करीब करीब 60% है। यानी ज़्यादातर जो हमारे ज़मीन है वो ऊपरी ज़मीन के श्रेणी में आते हैं। अब इसकी पहचान बहुत सिंपल है। आप अपने खेत पर खड़े होकर के आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी ज़मीन आपकी ऊपर दिख रही है, कौन सी ज़मीन नीचे दिख रही है। ऊपरी ज़मीन का पहचान ऐसे भी किसान भाई कर सकते हैं कि जो ऊपरी ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है बनिस्बत मध्यम और नीची ज़मीन की जो मिट्टी होती है, यानी वहाँ पे क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऊपरी ज़मीन में सैंड मतलब बलुआही ज़मीन होती है, यानी जहाँ पे बालू ज़्यादा आपके खेतों में मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये ऊपरी ज़मीन का हमारा खेत है और इस पर हम उसी ढंग से खेती करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आप जानते हैं कि ऊपरी ज़मीन में जो खेती करते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता और उसके न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो उसमें पोषक तत्व हैं उसको पकड़ने की क्षमता मध्यम और नीची ज़मीन से बहुत ही कम होती है। इसलिए हम चूँकि जल धारण क्षमता कम है मध्यम और नीची ज़मीन के मुकाबले, इसलिए आप कोशिश करें कि ऊपरी ज़मीन में उसी ढंग का खेती करें, उसी ढंग का खेती करने के बारे में सोचें, उसी ढंग के प्रभेद का चुनाव करें जो कम पानी में वहाँ पे अच्छा कर सके। पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मौसम वर्षा के लिहाज से बेहतर है। कुछ दिनों के अंतराल पर अब तक बारिश होती रही है। मिट्टी में नमी है और धान की खेती के लिए अनुकूल है। इस बार हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार इतनी बारिश हमको अभी तक मिल चुकी है जिसमें आप खेत को तैयार कर सकते हैं, यानी खेत में आप अभी हल चला सकते हैं। और मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी किसान भाई को ये अपील करूंगा कि अभी आप ऐसा करें कि अपने खेतों में यथाशीघ्र हल चलाएं। जो ये आपको नमी मिली हुई है खेत में जो है उसमें आप हल चला करके उसको बढ़िया से जोतें उसको, और जोतने के बाद अगर आप तैयार हैं, अगर आपके पास बीज है तो सबसे अच्छा है आप बीजों को वहाँ पे सीधी बुआई वहाँ पे कर दें, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जून के 8-10 तारीख तक अगर आप सीधी बुआई कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि आपको ऊपरी ज़मीन से बहुत ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। धान के पौधों में रोग एवं कीटों का प्रकोप ना हो इसके लिए बीजोपचार करें। बुआई से एक दिन पहले अनुशंसित मात्रा में वेवस्टिन दवा और गुड़ से बीजों को उपचारित करके छाया में सुखा लें। उसके बाद बीज बुआई करें। स्वस्थ बीज ही स्वस्थ पेड़ देते हैं, ये तो कहावत है। और हम इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हर जगह ये कहते आए हैं कि चाहे वो सीधी बुआई करें, चाहे वो रोपा करें या कोई अन्य विधि करें, आपको हमेशा चाहिए कि लगाने से पहले बीजों का बीजोपचार जरूर कर लें।
क्योंकि बीजोपचार करने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो बाद में खेतों में लगाने के बाद आती हैं, उन सब से हमारा बचाव हो जाता है और किसान उस परेशानी से बचते हैं। बीजोपचार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 ग्राम बेबिस्टिन पर किलो सीड, यानी अगर आपके पास 1 केजी सीड है, 1 किलो बीज है, तो उसमें 2 ग्राम बेबिस्टिन नाम की दवा से उसको उपचारित करने के बाद ही उसको खेतों में आप लगाएं। उपचारित करने की विधि बहुत ही आसान है। लगाने से 1 दिन पहले आप 2 ग्राम बेबिस्टिन दवा को 1 किलो सीड में मिलाएंगे, थोड़ा सा गुड़ की मात्रा उसमें डाल देंगे ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसको छाये में सुखा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूँ छाये में सुखा लेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सूरज की किरणों के सामने सुखाएंगे तो हो सकता है कि जो आपने दवा डाली है वो वहाँ से उड़ जाए और उसका प्रभाव कम हो जाए। तो ये तो हुआ बीजोपचार करने की विधि। इस तरह से करके 1 दिन पहले आप बीजोपचार करके उसको फिर आप दूसरे दिन खेत में लगा सकते हैं। ऊपरी जमीन यानी टाड़ के खेत में धान के बेहतर उत्पादन के लिए ऊपरी जमीन के लिए अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव करना ज्यादा फायदेमंद होगा। कौन से प्रभेद का हम चुनाव करें जो आपको ऊपरी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद ईल्ड दे सके। देखिए, प्रभेद का चुनाव करने में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चूँकि ये ऊपरी ज़मीन है, यहाँ पे पानी आपको ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेगा। जो बरसात का सीज़न है हार्डली 2.5 से 3 महीना ही पानी मिलेगा, इसलिए आपको वहाँ पे चाहिए वैसे प्रभेद जो 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा अवधि के आप प्रभेद लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको वहाँ पे पानी के चलते नुकसान उठाना पड़े। इसलिए कोशिश करिए कि 90 से 95 दिन के बीच या इससे भी कम अगर कोई अवधि का है, मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, जैसे बिरसा धान 108 70 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111 और वंदना, ये सब ऐसी वैरायटी हैं जो 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरह के बीज को आप वहाँ पर खेतों में गिराएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सीधी बुआई का मतलब ये होता है कि सीधी बुआई का मतलब है कि डायरेक्ट बीज को खेतों में लाइन खोल करके गिराना एक निश्चित डिस्टेंस पे। तो आपको मालूम है कि धान जो है वो 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी रखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके आप उनका बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे जरूरी होता है खेत में पर्याप्त जल जमाव का होना। इसके लिए वर्षा जल संचयन प्रबंधन पर ध्यान दें। खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए खेत की तैयारी के समय ही गहरी जुताई करें और बारिश से पहले खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। देखिए, पानी का प्रबंधन आप खेत में बीज लगाने के बाद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इस बात को कि खेत का पानी खेत में, यानी जो खेत में आपके पानी आ रहा है उसको आप वहीं पे संचय करें। तो होता क्या है कि जब बरसात शुरू होती है, बरसात शुरू होने से पहले प्री मानसून सावर आते हैं। जैसे अभी जो पानी आपको मिल रही है ये प्री मानसून सावर है। तो इसमें क्या करें, खेतों में आप गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करके आप लाइन खोल दें, तो उससे क्या होगा कि जो भी पानी आएगा ऊपर से वो डायरेक्ट आपके खेत में ही जमा रहेगा। खेत की मेड़बंदी करें, यानी खेत का जो चारों तरफ का जो मेड़ का हिस्सा है उसको आप अच्छे तरह से बांध दें ताकि आपके खेत से पानी निकल के दूसरे खेत में न जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जल संचय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मिट्टी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर आएगा और आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, तो ये थी ऊपरी जमीन में धान की वैज्ञानिक खेती और प्रभेदों के चुनाव की पूरी जानकारी। आप इस जानकारी का लाभ ले खेती करें, लेकिन वैश्विक महामारी से बचाव की तमाम सावधानियों को बरतते हुए। गेहूं के बाद मकई का दूसरा स्थान है। मकई बहुमुखी फसल है जो मनुष्य, पशु और पक्षियों के लिए सर्वोत्तम आहार माना गया है। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत भी है। तो आइए जानते हैं खरीफ मकई की वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें। खरीफ मौसम की एक पारंपरिक फसल है मकई यानी मक्का, लेकिन वर्तमान में मक्का की खेती पारंपरिक विधि से ना करके वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि से करना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर झारखंड राज्य की बात करते हैं तो 70-80 के दशक में यहाँ पे ऊपरी भूमि में मड़ुआ सबसे ज़्यादा लगाया जाता था। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप हम लोग कहते थे कि मड़ुआ है।
लेकिन ऊपरी भूमि में जो ऊपरी धान है और मड़ुआ को मक्का ने आज हटा दिया है और उसका व्यापक एरिया ऊपरी भूमि में फैल चुका है। क्योंकि ऊपरी भूमि में अगर किसान भाई धान या मड़ुआ की खेती करते हैं तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है उनके लिए, और जबकि मक्के की खेती करके अगर वो साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करते हैं 70 से 80 क्विंटल तक उपज वो प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 से 80 क्विंटल तक उपज प्राप्त करने पे उनको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है, जो दूसरी फसलों से उनको नहीं मिल सकता है। तो ऊपरी भूमि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और किसान भाइयों को जैसे अब मानसून चालू हो गया है, पानी बरस रहा है, तो इसी समय उनको चाहिए कि खेत की जुताई कर दें अच्छे तरह से। खेत की जुताई करके खेत की तैयारी कर लें, और इस समय खेत में सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो उनको मिले वो 5 से 10 टन पूरे खेत में जुताई करते समय ही खेत में अच्छी तरह से मिला लें, तो उनका खेत तैयार हो जाएगा। इसके बाद उनको चाहिए कि खेत के चारों ओर, चूँकि मक्का जितना पानी के लिए सेंसिटिव है उतना ज़्यादा उसके पानी अगर जम जाता है तो 24 से 48 घंटे पानी जमने पे उसका उत्पादन बहुत बुरी तरह से गिरता है। इसलिए खेत के चारों ओर उनको नालियाँ निकासी, ताकि जल निकासी, अकस्मात कभी बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था ही शुरू में ही कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, मक्का के 4 प्रकार के उन्नत प्रभेद हैं। एक 80 दिन में तैयार होता है, दूसरा 85 दिन में, तीसरा 90 दिन में और चौथा 100 दिन में परिपक्व होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर और पशुओं के हरा चारा के लिए उपयुक्त है। मक्के की जो किस्म है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। मक्के की किस्म जो एक पूर्ण अवधि की होती है, जो हम लोग कहते हैं कि 100 दिन में वो तैयार होती है। दूसरी है मध्यम अवधि की जो 90 दिन में तैयार होती है, और एक जल्दी तैयार होने वाली किस्म है जो 85 दिन में, एक बहुत जल्दी तैयार होने वाली वो 80 दिन में। तो इस 4 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हमारे यहाँ की कुछ कंपोजिट किस्में हैं, जैसे BVM 2 बिरसा विकास मक्का 2 जो कंपोजिट किस्म है वो 80 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर वो किसान भाई BM1 कंपोजिट लेते हैं तो वो मध्य अवधि वाली है, वो 90 दिन में तैयार होती है। और अगर किसान भाई स्वान का प्रयोग करते हैं, स्वान हमारे यहाँ की अच्छी कंपोजिट किस्म है, वो पूर्ण अवधि की है और 100 दिन में तैयार होती है। इसी तरह से हाइब्रिड किस्मों में हाई HQPM1 किस्म है, HQPM 5 किस्म है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा साधारण मक्का से ज़्यादा पाई जाती है, और पशुओं या किसी अगर उसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वो भी पूर्ण अवधि की किस्म है 100 दिन की। और BHU से एक किस्म निकली हुई है मालवी मक्का 2, ये मध्य अवधि की किस्म है और बहुत अच्छी किस्म है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। मक्का फसल में मिट्टी जनित रोग लगने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए चुने हुए प्रभेदों का बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए वेवस्टिन दवा का उपयोग करें। अगर किसान भाई बीजोपचार कर देते हैं तो उससे कई जो मिट्टी जनित रोग होते हैं, है ना, उससे उनको फ़ायदा होगा और वो रोगों से पौधों को बचाया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों को ज़रूर चाहिए कि लगाने से पहले बेविस्टिन 2 ग्राम बेविस्टिन से प्रति किलो सीड जितना लगाना है उससे उसको ट्रीट कर दें, और उससे उनको मिट्टी जनित रोग से जितने भी हैं उनसे उनको राहत मिलेगी। साथ में मैं तो ये भी कहूँगा किसान भाइयों को कि जब वो मक्का लगा रहे हैं तो उसमें उनको जैव उर्वरक से भी उसको ट्रीट करना चाहिए। एस्टोबैक्टर से अगर वो ट्रीट कर देते हैं तो उससे वो जैव उर्वरक से वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भी अपने में ग्रहण करेंगे, तथा जो मक्का में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होगी और मक्के की फसल अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों को एस्टोबैक्टर का भी से भी ट्रीट करना फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता का सही लाभ लेने के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 67,000 पौधा लगाना जरूरी है। इसके लिए कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। झारखंड में किसानों के यहाँ देखे हैं, यहाँ की झारखंड की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और जबकि आज जो भी किस्में हम लगाते हैं वो 60 क्विंटल से 80 क्विंटल तक उपज आसानी से दे देती हैं। तो किसान भाइयों के अगर वो साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं, क्योंकि पौध संख्या में गड़बड़ी होती है, पौध संख्या किसान भाई अगर खरीफ में लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों को 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि प्रति हेक्टेयर 66,000 पौधा उनके पास 1 हेक्टेयर में रहे, तभी उनको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा।
किसान भाइयों को दूसरा ये ख्याल रखना चाहिए, चूँकि मक्के का पौधा ऐसा है जो बहुत मात्रा में उर्वरक उसको चाहिए। अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसमें स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय दे देनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भाग में विभक्त करके एक भाग बुआई के समय, दूसरा भाग जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचा है उस समय डालना चाहिए और तीसरा भाग पौधा जब नरमंजरी की अवस्था में पहुंचता है उस समय प्रयोग करना चाहिए, तभी उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरीफ के मौसम में मक्का फसल के बेहतर बढ़वार का सबसे बड़ा अवरोधक है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण की अनदेखी होने के उपज में 40% तक की कमी देखी गई है। सबसे ज़्यादा जो है खरीफ में समस्या आती है खरपतवार की। तो खरपतवार की समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि रासायनिक जो खरपतवार नाशी है उनका ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे 40% तक हम लोग पाए हैं कि 40% खरपतवार के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। और जो मक्का में खरपतवार नाशी है जैसे एट्राजीन, अगर एट्राजीन किसान भाई 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं तो उनको शुरुआत में जैसे ही मक्का बुआई किए उसके 1 से 2 दिन के अंदर अगर वो एट्राजीन का प्रयोग कर देते हैं तो उससे उनका मक्के की फसल खरपतवार से मुक्त रहेगी। और किसान भाइयों को चाहिए कि 25 दिन के बाद, अभी जो हम लोग नए रिसर्च में पाए हैं कि टेम्बोट्रीन और टोप्रामाइजॉन 2 ऐसे खरपतवार नाशी हैं जिनका अगर किसान भाई 25 दिन पे प्रयोग कर देते हैं तो खरपतवार से पूरा उनका मक्का का फसल मुक्त रहेगा और उनको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये 2 जो खरपतवार का है उनको जरूर प्रयोग करना चाहिए, जो झारखंड के किसान नहीं प्रयोग करते हैं, उसके कारण उनका उत्पादन में गिरावट आती है। किसान भाइयों, खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती के बारे में कृषि विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी, आप इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा उपज पाएं। देखा ना किसान भाई बहनों, वैज्ञानिक विधि से खेती करना कितना हुआ आसान। इसीलिए तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है हमारा कृषि दर्शन प्रोग्राम। जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी और कलम ताकि आप हमारा पता लिख सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। जाते जाते आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि कृषि दर्शन का हर अंक आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से। अगले अंक में यूं ही आपके साथ बातें करती रहूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।